यह क्या? बिना घी की दाल सब्जी का रंग ऐसा जैसे किसी बीमार को खिला रही हो। ना नमक ना तेल मसाला। आखिर क्या कमी रखी है मेरे बेटे ने राशन पानी भरने में, जो तुम ऐसा सड़ा गला खाना बनाकर मुझे बीमार करना चाहती हो। 30 साल होने आए तुम्हें इस घर की बहू बने, मगर आज तक ढंग का खाना नहीं बना पाई। तू ना तो अपनी सास ननद की ना अपने पति की पसंद बन पाई। तेरी शक्ल देखते ही हमारा दिन खराब हो जाता है। शीला देवी ने अपनी बहू अनीता को फटकारते हुए कहा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख प्रमोद जी बोले, माँ सही कह रही है। तुम्हें आज तक समझ नहीं आया कि उन्हें कैसा खाना पसंद है। ऐसी तुमसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि पति को चाय में अदरक इलायची पसंद है। भूल जाने का बहाना बनाती हो, जबकि तुम्हारी कमज़ोरी है। तुम्हारा मन काम में लगता ही नहीं, बस दिन भर आंसू बहाकर ऐसे जताती हो जैसे हमने तुम्हें घर में कैदी बनाकर रखा हो और बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर से पड़ी रहती हो। अनीता अपने पति और सास की बात सुन चुपचाप थाली उठाकर दोबारा नमक मिर्च बढ़ा कर दाल दोबारा अपनी सास के सामने रख देती है। उनका मानना था कि सास भी तो माँ समान होती है, अगर कुछ कह भी देती है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। देखा, जब तक बहू को दो बातें ना सुनाओ तब तक यह कोई काम ढंग से नहीं करती। अब देखो, बढ़ी नमक मिर्च दाल में और सब्जी में कितनी सुंदर लग रही है। इसको तो बस मुझे गुस्सा दिलाना होता है, कहते हुए सारा खाना चट कर गई। और तो और, तुम सबके लिए ही ऐसा खाना बनाती हो, खुद भी ऐसा ही बिना नमक मिर्च का खाना खाती हो, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि घर में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। हर गलत बात की तुम्हारी चुप्पी मुझे आज तक समझ नहीं आई। माँ प्रफुल्ल ने दुखी मन से पूछा। प्रफुल्ल भी अपनी माँ के हालातों से बहुत दुखी था। वह चाहता था माँ को हर सुख मिले, दादी पापा के तानों से मुक्ति मिले, मगर कैसे नहीं जानता था। तब हर बात की तरह अनीता जी बोली, बेटा, औरतों की चुप्पी में से ही घर बसते हैं। क्या हुआ जो मेरे बड़ों ने मुझे 4 बातें सुना दी, कहीं न कहीं मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, जबकि वह अच्छे से जानती है इस तरह के तिरस्कार में उनकी कोई भलाई नहीं। अनीता जी जब ब्याह कर आई थीं, बड़े सपने और अरमानों के साथ अपने पति के साथ ससुराल में कदम रखा था। सोचा था अपने गुणों से इस परिवार को अपना बना लेंगी। हर कला में कुशल थीं, चाहे वह पाक कला हो, सिलाई कढ़ाई में बेहद निपुण थी। माता पिता गर्व से कहते थे, हमारी बिटिया तो जिस घर की बहू बनेगी उस घर में खुशहाली छा जाएगी। यहाँ तक कि वह शीला जी के बेटे प्रमोद से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। प्रमोद ने सिर्फ 12वीं पास कर पिता की छोटी सी कपड़ों की दुकान संभालना शुरू कर दिया, पर अनीता ने स्नातक की डिग्री ले रखी थी। शायद यही बात शीला जी को पसंद नहीं थी। उनका सोचना था, अगर बहू बेटे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो कहीं बेटे को कब्जे में ना कर ले और इस बात को लेकर नीचा ना दिखाए कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कल को नौकरी भी कर सकती है। जिस दिन से अनीता ने घर में कदम रखा, शीला जी ने कदम कदम पर उनके हर काम में उंगली उठाना, हर बात पर कमी निकालना शुरू कर दिया। अभी कितना भी अच्छा खाना बनाकर लाती, कमी निकाल कर थाली फेंक देती थीं। सिलाई कढ़ाई बुनाई का गुण जैसे बक्से में ताला डालकर कहीं छिपा दिया है। छोटी बड़ी बात पर उन्हें नीचा दिखाना, कभी घर में के मामलों में उनका शामिल न करना, पाई पाई के लिए उसे मोहताज कर देना, बस उनकी सास ने उनके साथ यही किया, जिसमें उनके बेटे प्रमोद जी ने भी उनका पूरा साथ दिया। आखिर श्रवण कुमार जो थे, उन्होंने यह बात अपने मायके में कभी नहीं बताई, क्योंकि माँ की शिक्षा थी, अब ससुराल ही तेरा घर है और अगर वह तुझे कुछ बोल देते हैं तो चुपचाप सुन लेना, हम औरतों की चुप्पी में ही घर बसते हैं। बेटा शादी के 1 साल बाद प्रफुल्ल उनकी गोद में आया
तो वह सब कुछ भूलकर अपने बेटे में खो गईं। अब ना तो उन्हें किसी गुण के बारे में याद था, ना ही उन्हें अपने आप को साबित करना था। काश ये सब पहली बार में ही रोक दिया होता तो आगे इस तरह की नौबत न आती, मगर क्या करें, उन्होंने खुद हालातों के साथ समझौता कर लिया था। वह तो बस प्रफुल्ल को अच्छे से पढ़ा लिखा कर बेहतर इंसान बनाने में जुट गईं। कहीं बहू ने पोते को उल्टी पट्टी पढ़ा दी तो कल को यह बच्चा हमारे व्यवहार का विरोध न करने लग जाए। अनीता ने बहुत रोका कि कम से कम 12वीं तक तो मेरे साथ रहने दीजिए, मगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। आज प्रफुल्ल मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पद पर स्थापित है। इस बात से अनीता का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। दूसरे दिन माँ की चिल्लाने की आवाज़ सुन प्रफुल्ल उनके कमरे की तरफ भागा तो देखा माँ जमीन पर अपने हाथ पकड़े रो रही थी। माँ, क्या हुआ? यह हाथ कैसे जल गया? कुछ नहीं, चाय गिर गई थी। उसने अपने पिता की तरफ देखा। पिता बेड पर बैठे थे। उन्हें अपनी पत्नी के दर्द से कोई मतलब नहीं था, जबकि सच्चाई यह था कि चाय में अदरक न होने के कारण प्रमोद जी ने चाय का कप गुस्से में उनके हाथ पर फेंक दिया। यह बात बिल्कुल समझते देर न लगी कि वह खुद से बोला, मुझे सब पता है पापा, आपने जानबूझकर मम्मी के ऊपर चाय फेंकी है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। उसके सामने भी दादी के कहने पर उसके बाद पिता का माँ को ढकेल देना, बदतमीजी से बोलना, दाल सब्जी खाना फेंक देना, बर्तन पटकना, किसी भी गिलास कटोरी को उनके ऊपर फेंक देना, इस तरह का काम करते थे। और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि गर्म चाय फेंकने में उसके पिता को ज़रा भी देर न लगी। हाँ, सही कहा, तो तू क्या कर लेगा? चला जा यहाँ से। 4 दिन के लिए आया है, हम पति पत्नी के बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अपनी माँ को यहाँ नहीं रहने दूँगा। चलो माँ, अपना सामान बांध लो, तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ से ले जाने आया है और अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। बहुत सहन कर लिया तुमने, अब तुम्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीने दूँगा, बोल उनके हाथ पर मरहम पट्टी की और उन्हें उठाकर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। हाँ, ले जाओ, वैसे भी इस औरत को कहीं भी ले जाओ गंवार ही रहेगी। इसको आखिर आता ही क्या है? देखना, 4 दिन बाद तो फिर से यहीं छोड़ जाएगा, अहंकार के साथ प्रमोद जी बोले। अनीता ने बहुत मना किया, मगर इस बार प्रफुल्ल अपनी बात पर अड़ गया था। उन्हें अपने साथ हैदराबाद ले गया। वहाँ पर उसने अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखा हुआ था। उन्हें लोगों से मिलने जुलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे अनीता जी की कई सहेलियां हो गईं और एनजीओ का पता चला, जहां गरीब लड़कियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती थी। वहीं सिलाई केंद्र पर उन्होंने सिलाई सीखना शुरू किया। इस तरह उन्हें पता चला कि वह अपने साथ कितना गलत कर रही थी। चुप रहकर, ना बोलने से, घुटन से अपना मनोबल तो गिरता ही है। हम औरतों को अंदर ही अंदर और तोड़ता जाता है। इस तरह की शिक्षा लड़कियों को देने लगी। अपने हक के लिए लड़ो। कोई अपने साथ गलत करे तो चुप नहीं रहना है। उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास आ गया। वह पहले वाली अनीता नहीं रह गई। सब कुछ बेटे की वजह से हो पाया। इधर प्रमोद जी अहंकार से जी रहे थे। उन्हें गलतफहमी थी कि उनकी माँ और परिवारजन ही उसकी ज़िंदगी हैं। 6 महीने के अंदर ही उन्हें अनीता की अहमियत समझ आने लगी। घर में खाना बनाने वाली कैसे भी खाना बना जाती थी। कोई उनकी ऊंची आवाज़ सुनने वाला नहीं था। बहनें, जिनके लिए अनीता को हमेशा लज्जित किया जाता, आज घर में आना पसंद नहीं करती। कहती, अब हम उस भूत बंगले में आकर क्या करेंगे? शीला देवी ऐसा सदमा सहन नहीं कर पाईं, चल बसीं। अनीता प्रफुल्ल पहुँचे तो प्रमोद जी हाथ जोड़कर अनीता से माफ़ी मांगते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सारी अकड़ निकल चुकी है। मुझे समझ आ गया है कि तुम गलत नहीं थी, माँ की सोच गलत थी। माँ ने तुम्हें हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की और मैंने कभी तुम्हारा बचाव नहीं किया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, हमेशा गलत का साथ दिया। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी जगह दिलवाई। मुझे माफ़ कर दो और वापस लौट आओ।
अभी यही विनती है। देखिए, आपकी जब गलती कभी थी ही नहीं तो माफ़ी कैसी। आपने वही किया जो दूसरों ने कहा, मगर आज आप मुझे रुकने को ना बोलिएगा। अपने स्वाभिमान के साथ जीना सीख लिया है, अब मुझे वही ज़िंदगी चाहिए। हाँ पापा, आप चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं, मगर माँ को यहाँ नहीं रहने दूँगा। यहाँ रहकर वह दोबारा पुरानी बातों को सोचकर परेशान होती रहेगी। अब मैं उन्हें एक नई पहचान दिलवाना चाहता हूँ। चाहे तो आप भी इसमें हमारा साथ दें। अपने बेटे की बात सुनकर प्रमोद जी बोले, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अच्छा हुआ तू अपने पिता जैसा निर्दयी नहीं हुआ। तेरी खुद की समझ है, तूने सही फैसला लिया। मैं भी तेरे साथ चल तुझसे कुछ सीखना चाहता हूँ। बोल प्रमोद जी ने अपना सामान बांध लिया और अपनी पत्नी के पीछे चल दिए। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।